पीटीआई की आपके स्क्रीन पे ये कहती है सुब्रत गुप्ता, जो कि चुनाव आयोग के विशेष दूत हुआ करते थे, एसआईआर को लेकर के वो बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर के एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था, आप सब जानते हैं हम, और उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था जिन लोगों के नाम हट गए हैं वो एक बार फिर से अपील कर सके। ये ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और उसी का हिस्सा थे सुब्रत गुप्ता। और अब वही सुब्रत गुप्ता, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए, अब वो शुभेंदु अधिकारी के एडवाइजर बना दिए गए। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर आशीष जोशी का कहना है कि पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरी तरह से हितों का टकराव है। जब आप एसआईआर ट्राइब्यूनल का हिस्सा थे, आपका काम था कि आप निष्पक्ष हो, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? अब आप बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी के एडवाइजर। और कल भी यही हुआ, याद कीजिए दोस्तों। सुनिए, ये जो बड़ी खबर है इसका मैं आपकी ओर ध्यान खींचना चाहता हूं, गौर फरमाए। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश टीएस शिवगणनम का एसआईआर ट्राइब्यूनल से इस्तीफा। आयोग के सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति शिवगणनम ने अपना पद त्याग के पीछे अपना पर्सनल रीजन यानी कि व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। ये व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं दोस्तों? वो जज जो कि ट्राइब्यूनल का मुखिया है, चेहरा है, जहां पर लोग जाकर के इंसाफ की मांग कर रहे हैं, 27 लाख वोटर्स उनके मामले को सुनने से मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, ट्राइब्यूनल के जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताइए, आप इंसाफ आखिर इसमें है कहां? पारदर्शिता कहां बची है? चुनावी प्रक्रिया में जब तक की पारदर्शिता नहीं होगी, चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र के आखिर मायने क्या है? और फिर बीजेपी के लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। आप मुझे बताएं, ये जो मजाक चल रहा है देश के साथ, ये जो मजाक है लोकतंत्र के साथ, मैं आखिर सरकार से सवाल ना करूं तो क्या बीजेपी से ना करूं तो क्या कांग्रेस से करूं, जिसके पास कुछ है ही नहीं करने को, जो कि इस समय सत्ता में है ही नहीं। सवाल उसी से कर सकते हैं जिसकी सरकार हो। 2016 तक जिसको बीजेपी वाले गालियां दे रहे थे, 2019 तक भी आप गालियां दे रहे थे, और उसके बाद अचानक पलटी मार लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है मैं भी समझना चाहता हूं। थोड़ी देर में कोई कैसे पलटी मार लेता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है आपको। सबसे पहले सुनिए दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने कहा था कि मालदा में जो हिंसा हुई है उसके लिए जिम्मेदार है। इतना बड़ा आरोप लगाया दिलीप घोष ने, जो आज उनके मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। भाई सुना जाए, এখানে শুভেন্দু অধিকারী তিনি এখন মালদা উত্তর দিনাজপুরে অবজারভার হয়েছেন। যেদিন থেকে ওখানে গেছেন পুরো উত্তর বাংলা অশান্ত হয়ে গেছে। উত্তর বাংলায় খুন খারাপি হতো না, শান্তিপ্রিয় মানুষ সেখানে খুনের রাজনীতি শুরু করেছেন। যেখানে হয়েছে সেই ইসলামপুর থেকে চোপড়া উত্তর দিনাজপুরে 50-60 কিলোমিটার রাস্তা, বাংলাদেশ আর বিহার বর্ডার, চিকেন নেক বলা হয়, 20-30 কিলোমিটার মাত্র চওড়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত যেতে। গত বছরের মধ্যে এক বছরে 6 জন খুন হলো, এই 2 জন ছেলে নিয়ে 8 জন হয়ে গেল। পুরো উত্তর দিনাজপুর আগুন হয়ে গেছে, দুষ্কৃতকারীদের দখলে চলে গেছে। 15 দিন আগে ওদেরই একজন নেতাকে খুন করলো গুলি করে, দিনের বেলা আটকাতে পারছে না। আদিবাসী মেয়েদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে, কেউ ঠেকাতে পারছে না। এটা কি সরকার চলছে? এই জন্য কি রৌদ্র দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে পরিবর্তন চেয়েছিলেন? এই পরিবর্তন আমরা চাই, এই পরিবর্তন চাইনি। तो पहले तो ये बोला था दिलीप घोष ने, और आज क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। आज बता रहे हैं कि साहब नया कारभार सौंपा जाएगा और हम कोलकाता के लिए काम करेंगे, कोलकाता के लिए काम करेंगे। किस व्यक्ति के साथ काम करोगे जिसे आपने मालदा की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था? सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा, लेकिन हम
तुरंत कार्रवाई से शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो कई लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन फिर से सुनिए, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया था जिसमें कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी को पैसे, भ्रष्टाचार, करप्शन के साथ देखा गया ऑन कैमरा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सुना जाए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। और अब मैं आपको शुभेंदु अधिकारी के भी पुराने बयान दिखाना चाहता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी दरअसल इस क्लिप का जिक्र कर रहे थे जिसमें कथित तौर पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, जिसमें कथित तौर पे वो पैसा अपने पास रख रहे हैं, इसका जिक्र किया गया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी बढ़ चढ़ करके भाजपा को हटाने का नारा लगाया था। अगर आप भूल गए हो तो फिर से देखो किस तरह से उन्होंने नारे लगाए थे बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। मैंने कहा ना दोस्तों, राजनीति के राजनेताओं ने किस तरीके से पूरे देश की नैतिकता, पूरे देश की लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा दी है, और तो और बीजेपी भी इसमें कहीं से पीछे नहीं है। अब मैं सवाल इस पे क्यों ना उठाऊं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने देश की जनता के सामने समझता हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन भक्तों से जो गाली गलौज करने के लिए आ जाते कमेंट में, ये वो उन्हें तमाम चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्यों ना आपको दिखाई दे रही भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी तो अपना दिमाग लगाओ और दिमाग का इस्तेमाल करो, गाली गलौज करने से बात नहीं बनेगी। देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा था इन्हीं शुभेंदु अधिकारी को, और यही हुआ था असम में भी, यही हुआ था असम में। याद कीजिएगा, हेमंत बिस्वा जो पहले भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगातार बीजेपी पे लगाते थे, लेकिन एक रहस्यमय छलांग के साथ हेमंत बिस्वा भाजपा में शामिल हो गए, जो पहले कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस के लिए जीता करते थे और अब बीजेपी के लिए जीत रहे, और तमाम आरोप पूरी तरीके से गायब हो गए अचानक से। और जब अमित शाह से सवाल पूछा गया था तो देखिए किस तरह से बचते बचते नजर आए थे उससे। और अगर आप भूल गए हो तो सुनिए हेमंत बिस्वा के बारे में किस तरह से मुद्दे से बचते नजर आए अमित शाह, सुना जाए। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, आखिरी सवाल 2014 जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। अगर आप नहीं जानते हो दोस्तों, तो ये वही शुभेंदु अधिकारी है जो पहले टीएमसी के लिए यानी कि ममता बनर्जी के लिए काम किया करते थे, और फिर उनके ऊपर आरोप लगे, फिर उनके खिलाफ ईडी बैठी और भ्रष्टाचार के बाद वो बीजेपी में आए और सारा का सारा मामला रफा दफा हो गया। आज वो बीजेपी में और बीजेपी के लिए जीत रहे। सेम वही हेमंत बिस्वा का हुआ, पहले वो कांग्रेस में थे, उन पे आरोप लगाए गए, और जब वो आरोप फिर वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए, वो आरोप पूरी तरीके से गायब हो गए और आज वो बीजेपी के लिए जीत रहे हैं। इससे ज्यादा दोगलेपन की क्या मिसाल हो सकती है। और अब भाजपा के नेता बोलते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। क्या किसी राजनेता को शर्म आती है? सुनिए किस तरह से घिसा पिटा नारा भी लगाया जा रहा है। देखिए, कोई भी करप्शन करेंगे तो कार्रवाई तो होगा। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम लोग बहुत साफ सुथरे से काम कर रहे हैं। कोई भी सरकारी पद में हो या गैर सरकारी पद में हो, अगर जुल्म करेगा और लोगों का पैसा लूटेगा और गैर कानूनी काम करेगा तो कार्रवाई होगा, वो कानूनी तौर पर।
इसमें कोई राजनीतिक बात तो है नहीं। वाकई दोस्तों, इन्होंने हमारे देश का मजाक बना दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया। जो हो रहा है वो वाकई दुखद है, वो बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे में चुनाव कराने का क्या फायदा है जब एसआईआर के अधिकारी खुल करके शामिल हो रहे हैं, भाजपा के मंच में चले जा रहे हैं। याद कीजिएगा, जस्टिस अभिजीत गांगुली जो कि जज हुआ करते थे, उनके ऊपर लगातार पक्षपात का आरोप लगता था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बाद में सीधा बीजेपी में ज्वाइन हो गए और अब भाजपा के सांसद हैं। आपने सीधे उन्हें चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि वाकई कई आलोचक कहते हैं कि ना जाने जस्टिस अभिजीत गांगुली ने ऐसा भाजपा के लिए क्या किया था कि आपने सीधा लोकसभा का टिकट दे दिया, वो भी एक सेफ सीट से। ये सब चल रहा है साहब, और लोकतंत्र के नाम पे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पूरी व्यवस्था जो है वो विपक्ष के खिलाफ है। ये चुनाव बराबरी का नहीं था, ये लोकतंत्र तो कतई नहीं दिखाई दे रहा है। और भाजपा का ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनके जो अंधभक्त हैं, अगर वो अब भी नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें, तो भाई कब अपना दिमाग लगाओगे? ये क्या मजाक है? मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हार जाए तो मैं ये बोलूंगा कांग्रेस मैं जो भी सरकार में आएगा उससे सवाल पूछते रहूंगा, और ये मेरा काम है। अगर आपने कोई वादा किया है तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। आम पब्लिक, हम लोग इसीलिए आपको चुनाव में वोट देते हैं। आप मेरी बात से कितने सहमत हो कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी न्यूज जो किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी भी न्यूज़पेपर पे नहीं मिलेगी। ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज जो लोगों से, आम लोगों से छुपाई जाती है, ऐसी न्यूज आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। चैनल पे मिलेंगे कल नई एक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना।